नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के बारे में बताऊंगा। देखिए, सीएजी से संबंधित यह दूसरी वीडियो है। अपने पहली वीडियो में मैंने आपको इन बिंदुओं के बारे में बताया है। इस वीडियो में मैं आपको सीएजी के वेतन, इनके कार्य और शक्तियां, भारतीय संविधान में सीएजी से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और सीएजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके इन सभी बिंदुओं को देख लेते हैं। सबसे पहला है सीएजी का वेतन। इसमें पहला पॉइंट है कि सीएजी का वेतन भारत के संसद द्वारा तय किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि पद पर रहते हुए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि सीएजी जब तक अपने पद पर हैं, इस दौरान संसद द्वारा इनके वेतन में कोई भी हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है वेतन, भत्ता और पेंशन भारत के संचित निधि पर भारित व्यय होता है। इसका मतलब है कि सीएजी का वेतन, भत्ता और पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अब यहां पे देख लेते हैं संचित निधि का क्या मतलब होता है। तो देखिए, अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि की स्थापना की गई है और इसमें सरकार के सभी राजस्व प्राप्त, उधार और उन उधारों की वापसी शामिल होता है और इसे ही मिलाकर के ये निधि तैयार की गई है जिसे संचित निधि कहते हैं। और सीएजी का वेतन, भत्ता और पेंशन इसी संचित निधि से दिया जाता है। अब यहाँ पे एक शब्द है भारित व्यय। तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यय जिस पर संसद बहस और विचार विमर्श तो कर सकती है लेकिन मतदान नहीं कर सकती, यानी कि वोटिंग नहीं कर सकती है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है सेवा मुक्त के उपरांत सीएजी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आफ्टर द रिटायरमेंट सीएजी कोई लाभ के पद धारण नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे लाभ का पद का मतलब होता है एक ऐसा पद जहाँ पे आपको वित्तीय आवंटन का अधिकार प्राप्त हो। इसका मतलब है कि जहाँ से आप पैसे की लेन देन कर सकते हैं वे लाभ का पद माना जाता है। और आपको पता है कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि यदि सीएजी रिटायर होते हैं तो वे किसी राज्य में गवर्नर बन सकते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नर का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है सीएजी के कार्य और शक्तियां। तो अनुच्छेद 149 सीएजी के कार्य और शक्तियों का उल्लेख करता है। देखिए, यहां पे सीएजी जो है पूरे भारत के लिए एक ही पद है। इसका मतलब है कि केंद्र के लिए अलग सीएजी और राज्य के लिए अलग सीएजी का कोई प्रावधान नहीं है। पूरे देश के लिए यह एकमात्र पद है। इसलिए इस पद को समझने के लिए सबसे पहले इसके कार्य को समझना जरूरी है। तो देखिए, सीएजी जो है यह दो तरह से कार्य करता है। पहला अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन, और इसका मतलब होता है कि मिले हुए पैसे का हिसाब किताब रखना। इसका मतलब है कि यदि मुझे मेरे पिता से 30,000 रुपया मिला है तो उस पैसे को मैंने किन किन कामों में खर्च किया उसका हिसाब किताब रखना, यह लेखांकन कहलाता है। तो वहीं दूसरा कार्य है ऑडिटिंग यानी कि लेखा परीक्षण, और इसका मतलब होता है कि जिस उद्देश्य के लिए पैसा दिया गया था उन्हीं उद्देश्य के लिए वह पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, मितव्ययता के सिद्धांत का पालन हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं हुई। और तीसरा पॉइंट है कि इस पैसे के खर्च में किसी तरह का भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। अब देखिए, यहां पर यह दोनों कार्य बिल्कुल अलग अलग है। अब यदि ऐसे में सीएजी इन दोनों कार्यों को करे तो कहीं ना कहीं यह नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मान लीजिए कि यदि जो मुझे पैसा मिला है उस पैसे का हिसाब किताब भी मैं ही रख रहा हूं और उस पैसे की जांच भी मैं कर रहा हूं कि मैंने वो पैसा कहां कहां खर्चा किया, सही किया या नहीं किया, उसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, इन सब बातों का जांच भी मैं कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं यह नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। इसलिए 1950 से 1976 तक सीएजी भारत सरकार के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षण
दोनों का कार्य करती रही, किंतु 1976 में सीएजी से लेखांकन का कार्य छीन लिया गया और अब सीएजी केवल 1976 के बाद आज तक यानी कि 14 जून 2020 तक केवल लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिटिंग का कार्य करती है। देखिए, जब ये सीएजी से यह कार्य जब छीना गया तो वहीं राज्य सरकारों को भी यह कहा गया कि आप भी लेखांकन के लिए कोई दूसरा पद सृजित करिए। तो राज्य सरकारों ने कहा कि हम अभी उतने सक्षम नहीं हैं, हमारे पास उतना कोष नहीं है कि हम एक नया पद सृजित कर सकें। इसलिए सीएजी राज्य सरकार के लिए 1950 से लेकर आज तक यानी कि 14 जून 2020 तक लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों का कार्य करती है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 150 और अनुच्छेद 150 यह उल्लेख करता है कि लेखा का प्रारूप भी सीएजी तय करेगा। और यहाँ पे लेखा का प्रारूप का मतलब है कि जिस खाते से पैसा खर्च हो रहा है उस खाते के लिए प्रारूप कैसा होगा और इसमें जो आइटम है वे आइटम कैसे होंगे, सब आइटम कैसे होंगे, ये सब भी सीएजी तय करती है। और वहीं सीएजी ये सिफारिश करती है कि राष्ट्रपति लेखा प्रारूप का निर्धारण करते हैं, यानी कि सीएजी के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लेखा प्रारूप का निर्धारण करते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 151 और इसमें पहला पॉइंट है कि सीएजी अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रपति को देती है, यानी कि सीएजी अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करती है और सीएजी इन 3 मामलों में अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और फिर पूरी रिपोर्ट तैयार करके वे राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दे देती है। तो सीएजी जो है वे अनुमानिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट, उसके बाद वित्तीय खातों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट और तीसरा सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट तैयार करती है और इसे राष्ट्रपति को सौंप देती है। और इन सभी रिपोर्टों को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखते हैं, यानी कि संसद के टेबल पर रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति संसद में एक समिति है, वित्तीय समिति, जो कि लोक लेखा समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। कुल हो गए 22 सदस्य और ये 22 सदस्य ही राष्ट्रपति द्वारा रखी इस रिपोर्ट की जांच करते हैं। और यदि किसी बात को लेकर लोक लेखा समिति को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, कोई समस्या होती है, तो वह सीएजी को अपने पास बुला सकती है। और यही कारण है कि पीएससी और सीएजी में काफ़ी अच्छा संबंध होता है और इसीलिए इसे मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, देखिए 1976 के बाद सीएजी से लेखांकन का कार्य छीन लिया गया। अब उस कार्य को भारत सरकार के लिए, इस कार्य को कौन करता है, तो उसके लिए एक नया पद बनाया गया जिसका नाम है सीजीए, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और भारत सरकार के लिए यह सीजीए जो है लेखांकन का कार्य करता है। और यह जो सीजीए है यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में एक विभाग है, व्यय विभाग, उसी के अंदर यह सीजीए कार्य करता है। और इसके बाद ये जो सीजीए का जो पद है, इस पद का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद सीएजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहला है, नरसिंह राव भारत के पहले सीएजी थे। दूसरा पॉइंट, वर्तमान में राजीव महर्षि भारत के 13वें सीएजी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये राजीव महर्षि जी हैं जो कि 25 सितंबर 2017 से अब तक सीएजी पद पर बने हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। चौथा पॉइंट है, यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी होता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि अंबेडकर जी ने सीएजी को भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना है। और छठवां पॉइंट है, यह लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक है। देखिए, एक सफल लोकतंत्र के लिए उसके 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें से पहला सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा इलेक्शन कमीशन है, तीसरा सीएजी है और चौथा यूपीएससी है।
और सीएजी भी इस 4 स्तंभों में से एक है। इसके बाद 7वां पॉइंट है, कोई भी मंत्री संसद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और कोई भी मंत्री उसके द्वारा किए गए कार्य का जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता। यानी कि कोई भी सीएजी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और ना ही सीएजी के द्वारा जो कार्य किया गया है उसकी कोई जिम्मेदारी ले सकता है। इसके बाद 8वां पॉइंट है कि किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगामों का निर्धारण और प्रमाणन यही सीएजी करता है अनुच्छेद 279 के तहत, और इसका जो प्रमाण पत्र होता है वो अंतिम होता है। इसके बाद 9वां पॉइंट है, यह संसद का एजेंट होता है और संसद के प्रति ये जिम्मेदार होता है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इस तरह से इस वीडियो में सीएजी से संबंधित जो शेष बिंदु थे उन्हें मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है। इस तरह इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।